तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहले आपको समझना है कि ये बीमारी उम्र के साथ बढ़ेगी। तो आज जो आपके सिम्टम है वो दवाइयों से कम नहीं होंगे, उम्र के साथ बढ़ेंगे। जब कभी कभी मैं बोलता हूँ आपकी ऐसी स्थिति आई थी कि वो 1-2 साल के बच्चे के बराबर आपकी मेमोरी रह गई है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है, यू शुड हैंडल देम विद लव एंड केयर। नहीं, डेफिनेटली बड़ा सेंसिटिव है, ये क्योंकि फैमिली सपोर्ट आई थिंक इज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबसे है। इम्पोर्टेंट है। जो आदमी अल्जाइमर्स से सफ़र कर रहा है और एडवांस्ड अल्जाइमर्स में आ जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर विनय गोयल है। मैं चेयरमैन न्यूरोलॉजी मेदांता गुड़गांव में काम करता हूँ। आज हम ब्रेन टॉक में बात करेंगे डिमेंशिया यानी याददाश्त की कमी होना या भूलना, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके बारे में डिटेल में बात करने के लिए आज हमारे साथ जाने माने डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, जो कि फिजिशियन है और गुड़गांव में पिछले 25-30 साल से बहुत लीडिंग फिजिशियन है। सर, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में, और इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या होता है और कैसे होता है। तो आगे का कन्वर्सेशन डॉक्टर रविंद्र गुप्ता कैरी करेंगे। कि आज हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं हम आपके बारे में कि डिमेंशिया और अल्जाइमर्स डिजीज़ क्या होती हैं। और अल्जाइमर्स एक तरह से एक बुज़ुर्गों में देखा गया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें उनकी याददाश्त चली जाती है और वो रूटीन अपने घर के काम नहीं कर पाते। तो मैं आज डॉक्टर विनय गोयल से ये पूछना चाहूँगा कि अल्जाइमर्स किस उम्र में और कब शुरू होता है और उसका मेजर कारण क्या है? जी, अल्जाइमर एक बड़ी कॉमन बीमारी है जो कि करीब करीब बुजुर्गों में जब हम बोलते हैं उनको याददाश्त सुनाई नहीं दे रही है या उनको चीज़ें भूल रहे हैं या जगह के बारे में भूल रहे हैं, तो उस ऐसी एक बीमारी में एक वन ऑफ द कॉमन बीमारी होती है जिसको बोलते हैं अल्जाइमर डिजीज़। जैसे कि आपने बोला डिमेंशिया वर्ड बोला, एक्चुअली डिमेंशिया एक कॉमन वर्ड है जो सारी याददाश्त से रिलेटेड बीमारी को हम बोलते हैं डिमेंशिया, जिसमें आप नाम भूल सकते हैं, एक्टिविटी भूल सकते हैं। आज सुबह आपने क्या खाया वो भूल जाएंगे, कहीं जाते हैं तो जगह के बारे में ओरिएंटेशन नहीं रहता है। तो इन चीज़ों में जब बीमारी इतनी बढ़ जाए कि जब आपकी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ अफेक्ट होने लगे, तो हम उसको मानते हैं कि ये पैथोलॉजिकली है या बीमारी है। और उसका सबसे कॉमन कारण होता है अल्जाइमर डिजीज़। अल्जाइमर डिजीज़ में जो प्रेडोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं कि आपकी याददाश्त कम होने लगती है, स्पेशली जो अभी वाली याददाश्त है, जो आज से हुआ है, कल शाम को हुआ है, जिसको हम रिसेंट मेमोरी बोलते हैं। लेकिन जो पुरानी मेमोरी होती है, जो आप बचपन से याद हैं या आपकी यादें लंबे टाइम तक बनी रहती हैं और वो बाद के हिस्से में जाती हैं। आपने पूछा कि कौन सी उम्र में ये बीमारी होती है, तो जनरली ये बीमारी 50, 60, 70 साल की उम्र के बाद होती है। ऐसा मानते हैं कि अगर जो हम 85 साल के 100 लोगों को लेंगे तो करीब 30, 40, 50% लोगों में ये बीमारी होगी। लेकिन 65 से ऊपर लेंगे तो करीब 5% लोगों को ये बीमारी होगी। आपका कहना सही है, पर हम ये पूछना चाहेंगे कि सिर्फ उम्र के लिहाज के सिवा क्या हमारा खान पीने से, रहन सहन से, लाइफस्टाइल से भी इसका कोई संबंध है कि हम कैसी लाइफस्टाइल चाहिए जिससे कि हमें अल्जाइमर्स ना हो? ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है, क्योंकि सबसे पहले बात करेंगे लाइफस्टाइल के, उसमें सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। ऐसा देखा गया कि जो लोग एजुकेटेड होते हैं उनको डिमेंशिया होने के चांसेस कम होते हैं। जो लोग मल्टीलिंगुअल होते हैं, जैसे बहुत से लोग जैसे हिंदी इंग्लिश तो हमारे सब जानते हैं, कुछ लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज जानते हैं या शौक से दूसरी भाषाएं सीखते हैं, उन लोगों को डिमेंशिया होने के चांसेस कम होते हैं। दूसरा लाइफस्टाइल है कि आपको डायबिटीज़ है तो आपको डिमेंशिया होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ब्लड प्रेशर है तो डिमेंशिया होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, आपका सेडेंटरी लाइफ है तो आपको डिमेंशिया होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जो लोग एक्टिव होते हैं, रेगुलर स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं, उन लोगों को ये कम होता है। या जो लोग मेंटली एक्टिव रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा हमारे घर में कुछ लोग होते हैं जो बहुत बात करते हैं, वो उनको एक बात छेड़ दो 15 मिनट नॉन स्टॉप बोलते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको डिमेंशिया कम होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा है, जो चुप पड़े रहते हैं घर में, कोई आएगा भी तो मुश्किल से 2 बात करते हैं, इन लोगों को डिमेंशिया ज़्यादा होता है। तो ये जो बातूनी लोग होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं बहुत बातूनी, इनका ही फ़ायदा है कि उनको डिमेंशिया कम होगा। तो उसका मैं एडवांटेज ये भी लेता हूँ कि बोलता हूँ कि खूब बात करिए, कोई आता है उससे बात करिए। सुबह मॉर्निंग वॉक, मेरा आजकल सबको ये कहना है कि जब आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो अपने गार्डन में आधा पौन घंटा 1 घंटा वॉकिंग करने के बाद बैठिए, वहाँ दोस्त बनाइए, उनसे बात करिए। तो मेरे से एक बुजुर्ग ने पूछा मैं क्या बात करूँ, मैंने कुछ भी बात करिए। सामाजिक बात कर सकते हैं, अगर जो आप धर्म के बारे में बात करना चाहते तो वो बात कर सकते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात कर सकते हैं,
एनवायरनमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, बोले मेरे पास तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो मेरा मतलब फालतू बात कर लीजिए, लेकिन बात जरूर करिए। जब आप बात करेंगे तो बात निकलेगी, तो बात से बात बनी रहेगी। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मेंटल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है डिमेंशिया को रोकने से या अल्जाइमर्स को रोकने से। लेकिन हम लोग जैसे समझते हैं और कुछ लोग कहते भी हैं कि हम पजल्स वगैरह अगर हम सॉल्व करें, जी, जो पजल सॉल्व करना है ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हाँ। आपका क्या विचार है इसके बारे में? आपने बिल्कुल ठीक कहा। पजल जैसे एक सुडोकू जापानीज सुडोकू, गेम आता है, हाँ। वो लोग करते हैं, या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। इवन तो सॉलिटेयर जो कार्ड आता है उसमें आपको सोचना पड़ता है कौन सा कार्ड में लगाऊंगा तब जाके मेरा। जहाँ भी मेंटल एक्टिविटी हो रही है, जैसे चेस खेलिए आप, वर्डस्केप्स खेलते हैं लोग, हाँ, वर्ड फॉर्मेशन वाले जो होते हैं, वाले। तो वो कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपका दिमाग लग रहा है। अब कैरम में तो आपने गोटी मार दी, गई तो गई, नहीं गई, वो उसको मैं इतना हाईली इंटेलेक्चुअल नहीं मानता। तो ऐसी एक्टिविटी जैसे आपने बताया जो बोर्ड गेम्स होते हैं या आजकल मोबाइल पे हम गेम्स खेलते हैं, वो भी अच्छी एक्टिविटी है। आपने मेडिकल डिजीज़ के बारे में बोला कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जिनको है उनको रिस्क ज़्यादा है, और जो फिज़िकली एक्टिव नहीं है, घर में अकेले रहते हैं, उनको रिस्क ज़्यादा है। पर क्या न्यूट्रिशन का भी कोई रोल है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी, ये भी हमारे को न्यूरोलॉजिकली वीक करता है? सो क्या न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट करने से, विटामिन डी और विटामिन बी12 सप्लीमेंट से हम अल्जाइमर्स को रोक सकते हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप अगर जो न्यूट्रिशन इंप्रूव होगा तो अल्जाइमर्स को रोक पाएंगे, लेकिन हाँ, आपकी वेलबींग में जरूर करेगा। लेकिन एक बात और भी देखिएगी कि जिनका B12 लेवल अगर जो क्रिटिकल लेवल से लो होता है, उनको भी डिमेंशिया के सिम्टम आ सकते हैं। और ऑलरेडी जिसको अल्जाइमर के सिम्टम आ रहे हैं, उसका B12 लेवल लो है, तो वो उसको ऐड करेगा। तो जब हम जो ट्रीटेबल कॉज बोलते हैं, जैसे ट्रीटेबल कॉज क्या होते हैं, अगर आपने B12 लेवल करेक्ट कर दिया है, थायराइड का लेवल करेक्ट कर दिया है, कभी आपका देखा होगा बुजुर्गों का सोडियम कम हो जाता है, तो सोडियम कम हो जाता है, वो हॉस्पिटल में आते ही इनको कुछ याद ही नहीं है। फिर पोस्ट कोविड सिंड्रोम आता है, जब कोविड, कोरोना, जिसको कोविड हम बोलते हैं कॉमनली लैंग्वेज में, उस वक्त मेरे पास इतने सारे बुजुर्गों को फैमिली वाले लेके आए कि अभी एक हफ्ते पहले ठीक थे, अब उनको याद ही नहीं है, फैमिली वालों को नहीं बचाते। तो वो एक अलग सिंड्रोम था। तो वो अब फॉर्चुनेटली मैंने उस पीरियड के बाद ऐसे मरीज कभी नहीं देखे। तो सोडियम गड़बड़ हो जाए या इलेक्ट्रोलाइट गड़बड़ हो जाए, दूसरा यूरिन इन्फेक्शन। बुजुर्गों में अगर जो आपका मरीज थोड़ा सा गफलत में है, आपको लग रहा है कंफ्यूज है, याददाश्त कम हो रही है, तो 2-3 बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले देखिए कि कहीं यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं है, या और किसी दूसरी तरह का फीवर तो नहीं है, या सोडियम कम तो नहीं हो गया, या जैसे डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि न्यूट्रिशन कमी, क्योंकि ओल्ड एज में आप एडिक्वेट खाते नहीं हैं, तो धीरे धीरे करके वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने लगता है। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के, कि जैसा कि सर ने बोला कि क्या हम इन चीज़ से इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका ध्यान रखते हैं, इससे हम बच भी सकते हैं। बिल्कुल, आप आई थिंक सोडियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग कॉमनली, मैं फिजिशियन हूँ, हम क्रिटिकल पेशेंट्स देखते हैं, आईसीयू में पेशेंट्स देखते हैं, तो एल्डरली खासकर 50-60 साल की उम्र के बाद हाइपोनेट्रीमिया इज़ वेरी कॉमन, लो सॉल्ट बहुत कॉमन है, क्योंकि लोग डाययूरेटिक्स ले रहे हैं ब्लड प्रेशर के, उसके ऊपर से वो नमक कम कर देते हैं। ये बात बहुत दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी, वो अक्सर ये देखा कि हम गाइडलाइंस फॉलो करते हैं जो अमेरिकन्स ने दी है। हमारी कंट्री में 80 महीने, साल में 7-8 महीने गर्मी रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, एंड वी स्वेट अ लॉट। उसकी वजह से हमारे सॉल्ट लॉस ज़्यादा है। तो यंग एज में हमारी किडनी इंसल्ट को बड़ी आसानी से ले लेती है, जो भी हम गलती कर रहे हैं उसको किडनी कंपनसेट कर लेती है। लेकिन एज द एज एडवांसेस, प्लस ब्लड प्रेशर मेडिसिन जो डायरेटिक्स हैं, जो सॉल्ट निकाल रही हैं, तो ओल्ड एज में सॉल्ट बहुत लो है, और जिसकी वजह से ब्लड टेस्ट अगर नहीं करते हैं तो लोग उसको ये समझ लेते हैं कि उम्र का तकाजा है, इस वजह से ये भूल रहे हैं, इस वजह से हमें कमजोरी है। बट सोडियम को आई थिंक हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम अपनी प्रैक्टिस में बड़ा कॉमनली ये देखते हैं विच इज़ नेग्लेक्टेड ना। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आफ्टर की अल्जाइमर्स डिजीज़ में हम पेशेंट को, एक तो फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशंस हैं जो हम दे सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके साथ और क्या चीज़ें जो फैमिली को करनी चाहिए फॉर सपोर्टिंग अ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर्स डिजीज। जैसा कि आपने बताया कि दवाइयाँ दे सकते हैं, दवाइयाँ बड़ी कुछ कॉमन हैं जो सारे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन आपको ये बता दूँ कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो मैजिकल इफेक्ट देती है। सारी दवाइयाँ ऐसी जिससे एक मार्जिनल बेनिफिट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट होता है उनके बिहेवियर में, तो उस दवाइयों से बिहेवियर बेटर हो जाता है। कोई ये सोचेगा कि दवाई खा के मेमोरी एकदम ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अभी रिसेंटली FDA ने कुछ 3-4 मॉलिक्यूल और नए मॉलिक्यूल आ रहे हैं, जो उनका नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, नहीं तो लोग उसको ढूंढने लगेंगे गूगल पे। तो वो मॉलिक्यूल ऐसे आए कि ऐसा मानते हैं हम कि ये शायद अल्जाइमर की डिजीज़ को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं।
लेकिन अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। दे आर एक्जुबरेंटली एक्सपेंसिव। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, एक दवा ऐसी है जिसका महीने का खर्चा करीब 2 लाख रुपए आता है। तो इतनी एक्सपेंसिव दवा है, ये भी रिसेंटली आई है, तो हमको उनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट या डिसएडवांटेज नहीं बताया। तो कॉमनली जो डॉक्टर साहब दवा देते हैं वो रेगुलर तब तक खाते रहें जब तक कि आपको सूट कर रही है, और थोड़ा बेनिफिट नहीं भी दिखे तब भी खाइए, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको थोड़ा बेनिफिट करती है। हाँ, अब हमें डायग्नोसिस के लिए क्या कोई इसमें टेस्ट है जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं, या हमें सिर्फ क्लिनिकली डायग्नोस करना है, या फिर भी ऐसे मरीजों में आप रूटीनली क्या टेस्ट रिकमेंड करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो जब कोई पेशेंट आता है तो एक बैटरी ऑफ टेस्ट होता है जो बेड साइड करते हैं, जो डॉक्टर एक फॉर्म भरेगा, आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगा। तो बैटरी ऑफ टेस्ट से एक प्रीलिमिनरी होता है, जैसे आप अपर होम MMSC करते हैं, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, तो उससे पता चल जाता है कि वास्तव में आपको मेमोरी लॉस हो रहा है कि नहीं। एक स्कोर के ऊपर हो तो हम उसको छोड़ देते हैं कि भाई ये मेमोरी लॉस नहीं है, जिसको बोलते हैं सूडो डिमेंशिया है, जो कि टेंशन के कारण हो सकता है, स्ट्रेस के कारण हो सकता है, आदमी परेशान होता है तो चीज़ें भूलने लगता है। ये बड़ी कॉमन सिम्टम है। लेकिन वास्तव में अगर आपका स्कोर लो होता है तो फिर हम ब्रेन के डिफरेंट लोब के टेस्ट करते हैं कि आपका फ्रंटल लोब प्रेडोमिनेटली इन्वॉल्व है, या टेम्पोरल लोब इन्वॉल्वमेंट है, या पैराइटल इन्वॉल्वमेंट है, या इस तरह से। तो उससे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजेनरेटिव डिमेंशिया पता चल जाता है। जब हम सस्पेक्ट करते हैं कि डिमेंशिया, तो हमारे बेसिक जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, एक तो हम जो ब्लड टेस्ट करते हैं जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट का पता चल जाए, थायराइड का पता चल जाए, ब्लड शुगर का पता चल जाए, सोडियम का पता चल जाए। तो ये कॉमन ब्लड टेस्ट होते हैं जो सब डॉक्टर करते हैं। उसके बाद एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो होता है या तो NCCT हेड करें या हमारी ब्रेन करें। उसका कारण ये है कि कई बार ब्रेन में ऐसी पैथोलॉजी है जो अल्जाइमर की तरह दिखती है। मुझे अभी भी याद है, जब मैं एम्स में मेडिकल स्टूडेंट था, एक पेशेंट को हमने सिम्टम सोचा कि अल्जाइमर से, लेकिन जब CT स्कैन कराया तो बहुत बड़ा ट्यूमर निकला। तो ट्यूमर कैन एग्जैक्टली मिमिक लाइक अल्जाइमर। तो एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन हर मरीज में होना जरूरी है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे कुछ ऐसे टेस्ट करें जिससे डेफिनेटली पता चले कि ब्रेन की कौन से हिस्से में इन्वॉल्व है। तो हम FDG पैट करते हैं। FDG पैट जो ब्रेन के डिफरेंट लोब्स का मेटाबॉलिज्म चेक करता है। तो जैसे अल्जाइमर्स में हमको पता है कि कौन से ब्रेन के मेटाबॉलिज्म कम होगा, वो टेस्ट करके हम आसानी से बता सकते हैं कि डेफिनेटली आपको अल्जाइमर्स है, या FTD है, या दूसरा टाइप का डिजेनरेटिव डिमेंशिया है। तो ये बेसिक टेस्ट करने से मोटा मोटा पता चल जाता है। कभी कभी कुछ जैसे ब्रेन का EEG करते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो शुरुआत में तो लगती है अल्जाइमर से, लेकिन होती नहीं है। जैसे एक बीमारी होती है CJD, जो हम बहुत खतरनाक बीमारी मानते हैं, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। शुरू में तो लगेगा याददाश्त कम हो रही है, लेकिन फिर दूसरे सिम्टम आने लगते हैं तो ब्रेन का EEG करते हैं। तो पेशेंट की हिस्ट्री के हिसाब से कई बार आप टेस्ट को मॉडिफाई कर लें। मैं लास्ट में जाने से पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसमें कौन लोग केयर गिवर्स हो सकते हैं? क्या एक कम्युनिटी कैन डू एनी हेल्प, या कुछ ऐसे सेंटर्स होने चाहिए, या कुछ ऐसा ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ हो या केयरिंग स्टाफ हो जो ऐसे मरीज को स्पेशल देखभाल करे? क्योंकि इसके लिए फैमिली को भी काफ़ी समझना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने बिहेवियर को समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रह रहा है। हो सकता है कभी कभी वो अपने रिश्तेदारों को भी नहीं पहचान पाते, अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। तो ऐसे में केयर गिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो सवाल है वो उसका जवाब 1 घंटे में होना चाहिए वैसे तो हमारे पास समय की शॉर्टेज है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहले आपको समझना है कि ये बीमारी उम्र के साथ बढ़ेगी। तो आज जो आपके सिम्टम है वो दवाइयों से कम नहीं होंगे, उम्र के साथ बढ़ेंगे। जब कभी कभी मैं बोलता हूँ आपकी ऐसी स्थिति आई थी कि वो एक 2 साल के बच्चे के बराबर आपकी मेमोरी रह गई है, तो मैं फैमिली को एजुकेट करता हूँ कि जब 2 साल का बच्चा कोई सवाल करता है तो वही बात दोबारा रिपीट करता हो तो आपको बुरा नहीं लगता। लेकिन अब ये 70 साल का जब वो 2 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता है तो आपको बुरा लगता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, यू शुड हैंडल देम विद लव एंड केयर। उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि अब मैं बीमार हूँ या मैं अब शायद मुझे याद नहीं है। अगर उन्हें याद नहीं रह रहा तो बार बार क्यों याद दिला रहे हो कि आप भूल गए हो, ये बहुत बड़ी सेंसिटिव बात हो जाती है। दूसरी बात होती है उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना चाहिए कि उनको पता नहीं चलता कितना खाना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज में बारे में हमको हेल्प करना पड़ेगा। उनकी पर्सनल हाइजीन हमको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि क्या वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं नहीं, क्योंकि हाइजीन नहीं होगा, इन्फेक्शन होगा तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपने बताया कि फैमिली को और क्या करना चाहिए। फैमिली को जितना, सबसे पहले तो मॉरल सपोर्ट। दूसरा उनको होता क्या है कि अगर जो किसी को कम याद रहता है ना, तो हम 5 लोग बैठे तो उनसे कोई बात नहीं करते, इनकी समझ में तो आता नहीं, इनकी बात सब, इनके जवाब तो आइसोलेट हो जाते हैं, ये और भी बुरा है। तो आप, मैं बोलता हूँ आप
रूटीनली अपने फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से वीडियो कॉल पे बात करेंगे। आपसे हमारी पिछले 2 महीने बात नहीं होगी, लेकिन मैं अगर रेगुलरली आपसे वीडियो से बात करूँ, मेरे को याद रहेगा कि डॉक्टर रविंद्र गुप्ता कैसे दिखाई देते हैं, ये मेरे ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, मेरे को याद रहेगा। तो आजकल के ज़माने में कांस्टेंट कम्युनिकेशन, सोशल कनेक्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके रखिए। जैसे मैं सिंपल बोलता हूँ कि आप कपड़े उठा रहे हैं, इनको बोलो कपड़े रही करके रखो, और कुछ नहीं तो उनकी अलमारी का सामान बाहर निकाल दो, बोले आप इनको दोबारा अरेंज कर दो। तो उनको अपने दिन भर एंगेज करके रखिए। सुबह शाम वॉक करने ले जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। खाने का ध्यान रखिए, क्योंकि वो ये भी जज नहीं कर सकते कि कितना कम खाना है या कितना ज़्यादा खाना है। और वो इवन खाना भूल भी सकते हैं और याद नहीं रह सकता कि हो सकता है उन्होंने खाना खा लिया हो, उसके आधे घंटे बाद वो कहेंगे मैंने खाना नहीं खाया आज। हाँ, तो उसमें चिढ़ने की बात नहीं है, उसमें परेशान होने की बात नहीं है। तो 2 साल का बच्चा उनके साथ हो सकता है। हाँ, उसको प्यार से बताना पड़ेगा। कई बार आपको प्यार से भी ज़्यादा स्मार्ट आंसर देना पड़ेगा। बोले अभी तो खाया था, अच्छा बोले मैंने खा लिया होगा। अब आपने बोलेंगे नहीं तुमने खाया था, तो वो नाराज हो जाएंगे। तो उनको ऐसा समझाना है कि अभी आपने खा लिया है, अभी 2 घंटे, या खाना भी बनानी है, तो खाना बनानी है तो जब बनेगा तभी खाएंगे। तो ये से एक स्मार्ट आंसर से भी वो उनको प्यार से हैंडल कर सकते हैं। नहीं, डेफिनेटली बड़ा सेंसिटिव है, ये क्योंकि फैमिली सपोर्ट आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आदमी अल्जाइमर्स से सफ़र कर रहा है और एडवांस्ड अल्जाइमर्स में आ जाते हैं, जो मैंने खुद ने देखे हैं कि जो मरीज़ अपने स्पाउस को भी नहीं पहचान रहे, अपने बच्चों को भी नहीं पहचान रहे, घर से बाहर निकल जाते हैं तो वापस घर आने का उनका भरोसा नहीं रहता। डॉक्टर विनय, मैं ये पूछना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि लोग दूर रहते हैं तो अपने पेरेंट्स को अपने पास लाने के लिए अपने गांव से शहर ले आते हैं, जहां वो ज़िंदगी भर कभी रहे ही नहीं। तो ऐसी सूरत में बड़ा कन्फ्यूजन होता है और बड़ी परेशानी होती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? ये ना ऐसा सवाल है जिसको जो लोग इस बात को फेस करते हैं वही समझ सकते हैं। शायद कई बार क्या होता है, आउट ऑफ अफेक्शन बच्चे जब देखते हैं कि बच्चे पेरेंट्स थोड़े डिपेंडेंट होने लगे, तो उनको रीलोकेट कर देते हैं। जैसे गांव से अपने पास लिया है या दूसरे शहर से अपने पास लिया है। आपको ये समझना चाहिए कि ये नई मेमोरी क्रिएट नहीं कर सकते। जहाँ वो पिछले 25, 30, 50 साल से रह रहे हैं, उनको पता है ये उनका घर है, इस घर में किचन कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, इसका दरवाज़ा बाहर देने का कहाँ है, उनके अड़ोस पड़ोस में कौन लोग रहते हैं, सामने गार्डन है, बाजार है, ये सब उन्हें पता है। और उस लिमिटेड मेमोरी में स्टिल दे कैन फंक्शन। लेकिन जब उनको रीलोकेट करके नई जगह ले आते तो अब इनके लिए उस कमरे का बाथरूम का डोर भी नहीं याद रहेगा। तो आप सोचिए उस व्यक्ति की कितनी बड़ी समस्या है। अगर आप अपने आप को उस जगह रख के सोचें तो एक तरह से तो आपने उनको सजा दे दी। और जबकि उस पुराने एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो मैं बोलता हूँ अगर आप अपनी मदद करना चाहते हैं तो उनके साथ हेल्प रख दीजिए, जो उनकी मदद कर सके या उनको लुक आफ्टर कर सके, या जो डे केयर की हम बात कर रहे हैं जो वो कर दे। तो उस एनवायरनमेंट में वो ज़्यादा खुश रहेंगे और ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे। डॉक्टर विनय, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने सबको हमारे को अल्जाइमर्स के बारे में बताया, जिससे कि हमें पता चले कि हम इसको कैसे डील कर सकते हैं, हमारे सामने क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं। आपको द्वारा समाप्त करते हुए मैं धन्यवाद देता हूँ और हम आपको अब अगले एपिसोड में वापस दोबारा मिलेंगे। थैंक यू डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, आपका वेदांता में बड़ा स्वागत है कि आप अपना समय निकाल के हमारे पब्लिक के पॉडकास्ट के लिए आ सके। थैंक यू वेरी मच।